हेलो एवरीवन। कैसे और सभी लोग। तो यार आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है अपने डाउट ग्रुप में। बच्चे ने एक डाउट भेजा था। जो ये क्वेश्चन था उसने बोला सर ये एक्सप्लेन करिए, है ना। फर्स्ट लुक में जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन इरोडो से मैचिंग क्वेश्चन है। इरोडो में क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 1.13 है या शायद कुछ ऐसा। उसमें अप्रोचिंग प्रॉब्लम है कि पॉइंट ए पॉइंट बी को अप्रोच कर रहा है, इनिशियल स्पीड यू से वी की तरफ जा रहा है। ए से बी की तरफ जा रहा है, बी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और ए हमेशा बी को अप्रोच करता है। ठीक है ना। और उसमें पूछा है कि कितने टाइम पे वो अप्रोच कर लेगा और कितने टाइम पे वो मीट कर देंगे। ठीक है। पहली बार में पढ़ने पर क्वेश्चन वैसा ही दिखता है और कंसेप्ट हालांकि वही है, बट इसमें जो पार्ट पूछे गए हैं, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके जो अलग अलग हिस्से पूछे गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पार्ट तुमसे पूछे गए हैं। उसके लिए अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो यार क्वेश्चन को समझते हैं ना। परसूट प्रॉब्लम बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, पीछा करने वाले प्रॉब्लम्स, वो भी एक परसूट प्रॉब्लम का ही पार्ट है जो रोडो में गिवन है। और ऐसे बहुत सारी अप्रोचिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाले जो क्वेश्चंस करते हो एक दूसरे को अप्रोच करने वाले प्रॉब्लम्स, वो इसी के हिस्से होते हैं। बट ये सभी से डिफरेंट है। और मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं इसमें दिया गया है कि पार्टिकल P1 मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी u अलोंग x एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। और पूछा है कि अनदर पार्टिकल P2 चेजेस P1 को चेंज करता है। P1 कांस्टेंट स्पीड चलता है और P2 P1 को चेंज करता है, यानी कि P1 कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा चलता जाएगा। P2 जो है किसी और पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो हमेशा P1 को चेंज करता हुआ उसकी तरफ दौड़ेगा। जैसे एक दोस्त यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है और इसको पकड़ने के लिए दूसरा दोस्त इसकी तरफ दौड़े, है ना। ये आगे चलता जाएगा तो ऐसे घूमता जाएगा चलता जाएगा, उसके पीछे की तरफ दौड़े। तो वैसा से प्रॉब्लम है। और इसमें बोल रहा है कि इसकी स्पीड है वो भी v है और कांस्टेंट है, दोनों की स्पीड v कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, स्पीड दोनों की कांस्टेंट है, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, बस ये अपनी डायरेक्शन बदलेगा हमेशा P1 को चेंज करने के लिए। दूसरा है कि इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है जो P2 चला वो स्टार्टिंग पॉइंट 0, D से चला और बोथ मोशन बिगिंस साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। और पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है कि इनिशियल एक्सेलरेशन P2 की कितनी, P1 तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, एक्सेलरेशन 0 है। P2 क्योंकि उसको चेंज करेगा तो अपनी डायरेक्शन, मान लो जैसे यही था तो ऐसे अगर चेंज करेगा तो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगा। तो वो पूछा है कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन पूछी उसकी। तो पूछा एक्सेलरेशन कितनी होगी। दूसरा, अल्टीमेट सेपरेशन कितना होगा P1 और P2 के बीच में, फाइनली कितना सेपरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है भी, तो क्या ये कैच कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेट सेपरेशन अगर इतना है मतलब फाइनली वो D/2 के सेपरेशन पे मूव करेंगे एक दूसरे से। तो हमें यहाँ से इस ऑप्शन से हिंट मिलती है कि शायद वो कैच ना कर पाए, बट हाँ हम आगे जब सोल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ें पता लगेंगी। सी ऑप्शन बोल रहा है कि इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच टू P1, यानी कि P1 पे बैठ करके जो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है उसके इस रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाओ तो फिर P2 कैसे चलता हुआ दिखेगा, ये पूछा गया है। दूसरा, इन दी रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू P1 P2 फॉलोज, ये बोला है कि एक में बोला कि हाइपरबोलिक पाथ नहीं होगा, एक में बोला कि हाइपरबोलिक पाथ होगा P1 के फ्रेम से। अब जो पाथ होते हैं वो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग पाथ दिख सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन में तुमने सुना होगा, रिलेटिव मोशन में कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका जाए और यहाँ से एक एप्पल गिराया जाए तो वो हिट करने के लिए भाई जहाँ पे एप्पल उसी एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करा जाता है, ताकि जब गिरे तो वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट है वो दोनों पे सेम आए और वो जा करके उसको हिट कर पाए। ये क्वेश्चन तुमने करा होगा प्रोजेक्टाइल में। और नहीं भी कराया तो भी दो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 उसी से करते हैं कि भाई जब ये गिरेंगे एक साथ तो दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो इसके फ्रेम में ये सीधा आके इसको हिट करेगा। समझ में आ गई क्या बात। तो एक्चुअल में एक पैराबोलिक पाथ है लेकिन इस पे फ्रेम से देखने पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हमें कर्वेचर दिख सकती है पाथ की, एक ही ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर अलग होगा तो उसको अलग तरीके से चलता हुआ ऑब्जेक्ट वो दिख सकता है। तो बोल रहा है कि P1 के फ्रेम से क्या ये हाइपरबोलिक पाथ होगा या नहीं होगा, हमें बताना है। तो ये चारों अलग अलग पार्ट हैं जो हमें सोल्व करने हैं। और हम एक एक्स्ट्रा पार्ट भी सोल्व करेंगे, टाइम कितना होगा, टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि अल्टीमेट सेपरेशन वहीं से पता चलेगा हमें। ठीक है, उसके अलावा भी तरीके हैं निकालने के, दो तरीके से करेंगे हम, टू मेथड्स हम यहाँ पे अप्रोच में लेंगे। एक तो सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करेंगे तो इक्वेशन बहुत सारी सोल्व करनी पड़ेंगी हमें।
पोलर कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी आसान है। पहले तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स की वो इक्वेशन ही समझनी पड़ेंगी कैसे बनती हैं। अगर तुमने पोलर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स पे लेक्चर ले रखा है। वो लेक्चर तुम देख लेना, और वहाँ से तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स जितने भी जेईई एडवांस लेवल तक की, ओलंपियाड लेवल तक की चीज़ें चाहिए होंगी, वो पूरा का पूरा पोलर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर मैंने ले रखा है, वो तुम वहाँ से देख सकते हो ना। तो उसकी कुछ चीज़ें काम आएंगी, और उन चीज़ों को काम में लेकर के हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू इसको हेल्प करेंगे, सोल्व करेंगे, और उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले तरीके से। अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने आते हैं, उनका रिलेशन लिखना आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन क्या होता है वो लिखना आता है, तो ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मिरोडो में है, और पहले हम उसको अप्रोच करेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन गिवन है हमें, ठीक है। वो उस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया बन जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और यार मैं बताऊं तो ये सब चीज़ें तुम अगर यूट्यूब चैनल विजिट करोगे तो मैं ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम्हें चीज़ें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हारे ऐसे नोट्स की ऐसे लेक्चर्स के नोट्स वगैरह और क्लासेस की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं, और कंप्लीटली फ्री है। तुम अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अपना 24/7 डाउट ग्रुप चलता है, जो ये क्वेश्चन मुझे वहीं से मिला था, ठीक है ना। और इसका रेफरेंस भी, मतलब मुझे तो पता नहीं कहाँ का रेफरेंस है, मुझे भी अच्छा प्रॉब्लम है, और मुझे खुद को बहुत टाइम लगा इसको सोल्व करने में, पूरा कंप्लीट प्रोसेस लगाने में, क्योंकि मैंने दो दो तरीके से सोल्व करा है और फिर कंप्लीट आंसर निकाला है। तो तुम देखोगे, तुम समझ जाओगे कि किस तरीके से कितना लेंथी प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर तुम इसको आराम से कर सकते हो। गिवन सिचुएशन, पहले इस सवाल की समझें कि गिवन सिचुएशन क्या थी, कि भाई एक एक्स एक्सिस के ऊपर P1 था और ये P2 था। P1 चला ओरिजिन से और P2 चला 0, D से। समझ में आ गई बात। तो इनिशियल सेपरेशन ये डी है, क्योंकि ये 0, D से चला है, यहाँ से चला है, और ये तो सीधा चलता हुआ जाएगा, और हमेशा ये इसको अप्रोच करेगा तो कुछ ऐसे पाथ की तरफ जाएगा। किसी टाइम टी पे ये यहाँ पे पहुँच गया और ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इसकी वेलोसिटी इसकी तरफ है, इसकी तरफ। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट देखूंगा तो ये v इंटू टी एक्स कोऑर्डिनेट कोमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 मान ली हमने कि इस जनरल टाइम टी पे इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। t=0 पे इस लाइन पे था, t=t पे इस लाइन पे ऐसे आया है ये सिचुएशन, और ये इसको हमेशा अप्रोच करता जाएगा, और आगे जाएगा तो फिर ये और घूमेगा, फिर ये और आगे जाएगा, फिर ये और घूमेगा, और ऐसे अप्रोच करेगा इस पे, इस कर्व के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये कर्व कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम डिराइव करेंगे, पाथ कैसा होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आगे ये पूछा इसमें गिवन है कि P1 ऑलवेज मूव अलोंग एक्स एक्सिस और P2 P1 को अप्रोच करता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले मैंने बताया कि तो हम इरोडो की वो प्रॉब्लम देख लेते हैं जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिससे इंस्पायर्ड, मतलब इरोडो की वो प्रॉब्लम इससे इंस्पायर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा हिस्सा है और जो कि आसानी से सोल्व हो सकता है। तो इरोडो का 1.13 प्रॉब्लम है कि पॉइंट ए मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v सो दैट द वेलोसिटी v इज कॉन्टिन्यूसली एम्ड टू पॉइंट बी। ए जो है ये ए है, सिचुएशन ये है कि ये ए है और ये बी है। तो ए की जो वेलोसिटी हमेशा बी को एम करती है, या यहाँ पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, यहाँ पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, यहाँ पे जाएगा इस तरफ होगी, कहीं भी होगा ना उसकी तरफ वेलोसिटी होगी, यानी कि उसको कैच कर रहा है। तो सेम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और इन टर्न्स पॉइंट बी विच इन टर्न्स मूव रेक्टिलिनियरली एंड यूनिफॉर्मली वेलोसिटी u लेस देन v। बी जो है बोल रहा है कि रेक्टिलिनियर एक लाइन में चलता है और उसकी स्पीड जो है इसकी स्पीड से कम है, बी की स्पीड इसकी स्पीड से कम है, और वो सीधा चलता है और वो उसको अप्रोच करता है। एट द इनिशियल मोमेंट टाइम वी और यू परपेंडिकुलर हैं, इनिशियली वी और यू परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों एक ही लाइन में है, ये इसकी तरफ जा रहा है और ये इसकी तरफ जा रहा है, और पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, ये एल सेपरेशन पे है इनिशियली। और हाउ सून विल द पॉइंट्स बी कन्वर्ज, यानी कि कन्वर्ज कैसे कर जाएंगे, यानी कि ये इसको कब कितने टाइम बाद कैच कर लेगा तो एक जगह हो जाएंगे तो कन्वर्ज हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये प्रॉब्लम क्योंकि बहुत लेंदी होने वाली है तो मैंने इसका सोल्यूशन पहले से ही लिखा हुआ है। ये वाला प्रॉब्लम तो इतना लेंदी नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूशन के साथ में अगर मैं देखूंगा तो बहुत लेंदी प्रोसेस जाने वाली है, और अगर मैं यहीं सोल्व करता बैठ करके एक एक चीज़ लिख के तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है। उसी से बचने के लिए मैंने पहले ही लिख लिया है, और फिर तुम्हें सीधी चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ताकि तुम भी पहले इसको समझ लो, और फिर तुम्हें अगर नोट करना हो तो तुम बाद में नोट कर लेना, पहले इसकी एक एक स्टेप समझते हुए चलो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। हमने किसी जनरल इंस्टेंट पे देखा, पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करें तो, कि ये मान लो किसी इंस्टेंट पे भी यहाँ पे पहुँच गया टाइम टी पे, और अगर ये यहाँ पे पहुँच चुका है तो ये वाली डिस्टेंस u इंटू टी से लिखी जा सकती है। साथ में तब तक ये मान लो कुछ घूम के यहाँ पे चला गया और इसकी वेलोसिटी इसकी तरफ होगी, तो ये v वेलोसिटी से इसकी स्पीड तो कांस्टेंट ही है। मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे है, इस टाइम पे इनके बीच का सेपरेशन ये d है और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन x है। दो तरीके से करेंगे, इसकी भी इक्वेशंस को सोल्व करने के दो तरीके हैं, बाकी वो बात एक ही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाले तरीके हैं।
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखी जाएगी? अप्रोच क्या होती है कि जो जो 2 पॉइंट पार्टिकल्स हैं उनको जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग वो एक दूसरे के पास में किस स्पीड से आ रहे हैं, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है। इनिशियली इनकी सेपरेशन d है, तो वो d को कम होने का जो रेट होता है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है कि भाई इनके बीच का सेपरेशन किस रेट से कम हो रहा है। तो d ऑफ d बाई डी टी, क्योंकि ये नेगेटिव होगा तो मैंने माइनस पहले लगा दिया कि ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, d ऑफ d बाई डी टी, d कम हो रहा होगा, माइनस लगा दिया। किसके बराबर होगा? ये v स्पीड से इसके पास जा रहा है, अगर ये यहीं रुका हुआ रहता तो v स्पीड से जाता तो ये d v स्पीड से कम हो रहा होता, लेकिन ये भी चल रहा है तो इस अलोंग द लाइन इसका कॉम्पोनेंट u cos थीटा है। तो जो इसके सेपरेशन कम होने की जो रेट है वो v माइनस यू कोस थीटा बन जाएगी। v से पास आ रहा है और ये u कोस थीटा से दूर आ रहा है, तो इफेक्टिवली ये v माइनस यू कोस थीटा से ही पास आ रहे हैं। तो v माइनस यू कोस थीटा से पास आने की अप्रोच और पास आ रहे हैं तो d कम हो रहा होगा, तो d ऑफ d अपॉन में dt नेगेटिव होगा, तो एक माइनस यहाँ पे लगा दिया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि v u से बड़ा था तो ये v माइनस यू कोस थीटा ये पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अब एक्स डायरेक्शन में देखें कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी। एक्स डायरेक्शन में ये v कोस थीटा से चल रहा है और ये u से चल रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में ये v कोस थीटा से पास आ रहा है, v कोस थीटा से पास आ रहा है और ये u से दूर जा रहा है, तो नेट पास आने की स्पीड आ गई v कोस थीटा माइनस यू। पास आने की स्पीड माइनस दूर जाने की स्पीड कर दूंगा तो कितनी नेट स्पीड से पास आ रहे हैं वो पता चल जाएगा, v कोस थीटा माइनस यू। और x में सेपरेशन x मान लिया तो x भी कम हो रहा है क्योंकि उसके पास जा रहा है, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव होगा तो माइनस लगा दिया ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव के बराबर निकल के आ जाए। समझ में आ गई? अब इन इक्वेशंस को सोल्व करना, इन इक्वेशंस में हमें ये थीटा दिक्कत देगा, तो इन थीटा को बचने के लिए हम यहाँ से यू कोस थीटा निकाल लें, यू कोस थीटा इधर ले आएँ और ये इधर ले जाएँ, तो v प्लस डी ऑफ डी बाई डी टी, ये बन गया यू कोस थीटा v प्लस डी ऑफ डी बाई डी टी, और यहाँ से v कोस थीटा आ जाएगा u माइनस डी एक्स बाई डी टी, ये इधर चला जाएगा प्लस का u बन जाएगा और माइनस डी एक्स बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर दिया, देखो कोस थीटा कट गया, ये रिलेशन बन के आ गया। ये कैलकुलेशन तुम समझ सकते हो आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरी एक स्टेप मैंने लिख के दे रखी है ना, तो ताकि टाइम बचे हमारा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन को रिजोल्व करा अपन ने, सोल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया यू स्क्वायर माइनस यू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी डी ऑफ डी बाई डी टी। इस इक्वेशन में हम एक काम करते हैं कि dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सारे डिफरेंशियल फॉर्मेट थे वो एक तरफ ले लिए, इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया एक तरीके से, और फिर इन दोनों को एक साथ रख दिया यहाँ पे, और इन दोनों को जो वी स्क्वायर प्लस माइनस यू स्क्वायर बना उसको उधर रख दिया, तीनों को एक तरफ रख करके, और फिर हम इन तीनों को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, इसके मल्टीप्लिकेशन में dt है वो सिर्फ dt इंटीग्रेट होगा, और यहाँ पे u और v इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे d ऑफ d का इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन। जब t इक्वल टू 0 था उस समय d क्या है? d है उनके बीच का सेपरेशन, डायरेक्ट सेपरेशन। जब t इक्वल टू 0 था उनके बीच का डायरेक्ट सेपरेशन l था, यानी कि d की वैल्यू l थी, d की वैल्यू l थी। और x कितना था? x कोऑर्डिनेट 0 था, ये x का सेपरेशन था, x में कोई सेपरेशन नहीं था इनके पास में, तो x 0 था, तीनों इनिशियल लिमिट आ गई। फिर जब टाइम t आया, किसी भी टाइम t पे जब वो मिल गए एक दूसरे से, उस टाइम t पे, ये टाइम t है जब वो कैच कर गया उसको, वो वाला टाइम, उस टाइम पे उनका सेपरेशन 0 हो गया, अलोंग द लाइन जॉइनिंग डिस्टेंस 0 हो गया, तभी तो कैच करेगा। और सारी सेपरेशन कम हो गई होंगी, x की, y की, z की सारी सेपरेशन कम हो गई, तो l वाला भी 0 हो गया और x भी 0 हो गया जब वो कैच कर गया। इसकी इंटीग्रेशन करें, dx का इंटीग्रेशन x, d ऑफ d का इंटीग्रेशन d, d ऑफ t का इंटीग्रेशन t, और 0 से 0, 0 l से 0 और ये 0 से t, ये इक्वेशन करा और t निकल के आ गया वी एल अपॉन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी कि अगर कोई कैच करने वाला v स्पीड से दौड़ रहा है और जिसको कैच करना है वो u स्पीड से दौड़ रहा है, और वो उसका हमेशा उसकी तरफ वेलोसिटी से मूव करता है v स्पीड से, और उनका इनिशियल सेपरेशन l है, तो फिर ये जो टाइम होगा कैच करने का वी एल अपॉन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। इसको सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं पहले, कि सेकंड मेथड क्या हो सकता था कि देखो वही है कि हम x में इक्वेशन लगाएं, ध्यान से देखें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसी भी इंस्टेंट पे यही है कि भाई टाइम t पे वेलोसिटी v है, तो अप्रोच की वेलोसिटी v माइनस यू कोस थीटा इनटू dt, v कोस v माइनस यू कोस थीटा, v से तो पास जा रहा है और u कोस थीटा से दूर जा रहा है, तो v माइनस यू कोस थीटा dt। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, v कोस थीटा माइनस dt जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, इसको dt के साथ में इंटीग्रेट कर दूं तो वो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाएगा जो कि l है, यानी कि ये वही इक्वेशन है। इसको दूसरे तरीके का कैलकुलेशन है, वो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए बता रहा हूँ वो मेथड, और कुछ नहीं, वो डिफरेंट कैलकुलेशन वाला मेथड है। यहाँ पे देखो dt को इधर भेज दो और फिर इंटीग्रेट कर दो, और d ऑफ d कहाँ से कहाँ तक 0, इनिशियली l था फिर फाइनली 0 हो जाएगा सेपरेशन, तो वो l ही तो बन गया, l इक्वल टू इंटीग्रेशन v माइनस यू dt, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का इंटीग्रेशन टाइम के साथ में, वही है, ये इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से सोचो कि वो इस वेलोसिटी से अप्रोच करेगा, टाइम t के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल सेपरेशन जो था, जो अप्रोच हुआ वो l था,
एक्स में अगर देखूंगा तो एक्स में किसी भी टाइम टी पे जिस जिस समय पे वो कैच कर गए, उस समय तक मान लो ये यू एक्स एक्स कोऑर्डिनेट पे जाकर के कैच कर रहे हैं, तो ये तो चल जाएगा यू इंटू टी, जो बी चलेगा वो तो यू इंटू टी चल जाएगा। और ये कितना चलेगा, वो चलेगा यू वी कोस थीटा का इंटीग्रेशन डी टी के साथ में, इंटीग्रेशन वी कोस थीटा डी टी। भाई इसकी एक्स की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे वी कोस थीटा है, तो एक्स की वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन वी कोस थीटा डी टी करेंगे, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, और दोनों का एक्स का डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होगा जहाँ पे वो कैच करेंगे। जहाँ पे वो कैच करेंगे ए और बी जब एक साथ आ जाएंगे, तो ये जो होगा वो एक्स यू इंटू टी भी होगा, और वो इंटीग्रेशन वी कोस थीटा इंटू डी टी भी होगा। यू इंटू टी तो हम बोल सकते हैं बी के हिसाब से, और इंटीग्रेशन वी कोस थीटा डी टी बोल सकते हैं ए के हिसाब से। ठीक है, ये ए है और ये बी है इनके लिए। अब इस इक्वेशन में देखो हम सीधे ही जो यहाँ पे लिखेंगे v, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u cos थीटा dt, और u cos थीटा dt में से u तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन cos थीटा dt, और इंटीग्रेशन cos थीटा dt की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, या फिर यहाँ से निकाल करके यहाँ पे रख देंगे, और ये तुरंत सोल्व हो जाएगी इक्वेशन। यहाँ से इंटीग्रेशन cos थीटा dt की वैल्यू निकाल ली, u t अपॉन में b बनी, और वो हमने यहाँ पे रख दी इस इक्वेशन में, जो कि l के बराबर था v t माइनस v का टी के साथ में इंटीग्रेशन वी टी बन गया, माइनस यू इंटीग्रेशन कोस थीटा डी टी, और ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, और टाइम निकल के आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी और डिफरेंट तरीके की कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने करवा दी है। तो v इंटू एल अपॉन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर कैच करना है, यहाँ से एक जो टाइम बना है इस टाइम को एनालाइज करते हैं कि ये वी एल अपॉन में वी स्क्वायर माइनस, ये रियल टाइम कब आएगा, रियल वैल्यू होनी चाहिए कि एक्चुअल में कैच करे फाइनाइट टाइम के अंदर, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम लग जा रहा है। तो फाइनाइट टाइम के अंदर कैच करने की एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ही टाइम फाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट टाइम आएगा, इनफाइनाइट टाइम इन द सेंस कि वो कभी कैच ही नहीं कर पाएगा अगर जीरो नहीं, ये जीरो हो गया तो v ग्रेटर देन इक्वल टू u होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यानी कि कैच करने वाला जो चल रहा है, जिसको कैच करना है, जिस चीज़ को कैच करना है उस चीज़ से तेज चलना चाहिए जो कैच कर रहा है वो, तो यानी कि जो अप्रोच करने वाला है वो तेज चलना चाहिए। तो v बराबर अगर u हुआ, जो कि अपनी प्रॉब्लम में दे रखा है, क्योंकि क्योंकि वो सिनेरियो ऐसा ही वैसे चल रहा है, वो ऊपर से आ रहा है, अपनी सिनेरियो में दोनों इक्वल दे रखे हैं v और v। इसका मतलब ये हुआ कि v और u बराबर हुए किसी इंस्टेंट पे तो t इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब वो एक्चुअल में कभी कैच ही नहीं कर पाएंगे। यानी अपनी प्रॉब्लम में हम कभी उस P2 कभी भी P1 को कैच कर ही नहीं पाएगा, जो अपनी परस्यूट प्रॉब्लम है। इस परस्यूट प्रॉब्लम में ये आंसर आ जाएगा, v ग्रेटर देन u होना चाहिए। ये रोडो का क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी परस्यूट प्रॉब्लम पे। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं, और इस सिचुएशन को हमने समझा था कि ये P1 और जो P2 है वो P1 को कैच कर रहा है, और वो इस तरीके से चल रहा है, ये किसी इंस्टेंट पे, ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने सवाल समझा इस तरीके से जा रहा है, और हमें ये पता लग गया कि दोनों की स्पीड क्योंकि सेम है, तो P2 विल नॉट बी एबल टू कैच P1, ये हमें पहले ही पता लग गया क्योंकि हमने रोडो का वो प्रॉब्लम सोल्व करा, उससे हमें दिख गया। ठीक है, कैच करने का टाइम ये ऐसे ही निकाल सकते थे, आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत तुम्हें है नहीं। अब ध्यान से सुनो, पहले हम ये देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन था उसमें ये पूछा गया था कि इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ P2 की इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी। P2 की अगर तुम बात सुनोगे ना, तो यार P1 यहाँ से ऐसे चल रहा है और P2 इसकी तरफ ऐसे घूम रहा है, लगातार इसकी तरफ ऐसे घूम रहा होगा, तो P2 की भी स्पीड तो कांस्टेंट ही है ना, वेलोसिटी बदल रही है सिर्फ उसी डायरेक्शन बदलने से, और उसी वही एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, यानी कि डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज ही एक्सेलरेशन है। ऐसा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो dt टाइम लिया हमने, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा, इनिशियली dt टाइम में मान लो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया dx1, और वो dx1 को v इंटू डी से लिखा जा सकता है इसका dt टाइम के अंदर। तो ये v स्पीड से चलेगा तो v इंटू डी टी, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये इनिशियली इस तरफ अप्रोच कर रहा था, अभी जैसे dt टाइम हुआ ये यहाँ पे पहुंचा, ये मान लो थोड़ा नीचे आया होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी पलट गई होगी, अब इसकी तरफ आएगी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी एंगल d थीटा से घूम गई मान लो, है ना। जब ये dx1 चला तो इसकी वेलोसिटी को घूमना पड़ेगा उसकी तरफ होने के लिए, d थीटा से घूम गई। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी देखो ये इस तरफ थी, फाइनली मान लो कुछ इस तरफ हो गई। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बस उनके बीच का एंगल d थीटा है। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं v और v के, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा 2v sin थीटा बाई 2 से लिखा जा सकता है। ये थीटा d थीटा है, छोटा एंगल है, तो डेल्टा v2 इसकी वेलोसिटी का चेंज जो p2 है वो 2v sin d थीटा बाई 2 है, और क्योंकि साइन थीटा स्मॉल है तो इसको सीधा डी थीटा बाई साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 रख दिया, और 2 से 2 कट गया। जो डी वी टू वेलोसिटी ऑफ चेंज इन डी टी टाइम आ गया v2 की, P2 की वेलोसिटी का चेंज डी वी टू, वो वी डी थीटा के बराबर निकल के आ रहा है, v इंटू डी थीटा। अब अगर हम डी थीटा की वैल्यू कहीं से रख दें, या फिर डी वी टू बाई डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन डी वी टू बाई डी टी आएगा, तो
हम पहले डी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेट आर्क, इस डी रेडियस का सर्कुलर आर्क का एक छोटा सा हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि ये भी डी है और ये बहुत स्मॉल है, तो ये भी डी है, तो एक सर्कुलर आर्क माना जा सकता है डी थीटा का, और ये डी एक्स वन जो उसका सर्कुलर आर्क है। तो एंगल जो बनेगा वो सर्कुलर आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस के बराबर, तो डी थीटा डी एक्स वन बाई डी से लिखा जा सकता है सीधे सीधे। तो एक्सेलरेशन ऑफ पी टू जो लिखेंगे ए टू, वो डी वी टू बाई डी टी होगा, उसका वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, और वो डी वी टू बाई डी टी लिखेंगे तो डी वी टू की वैल्यू वी इंटू डी थीटा है, तो वो वी इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी, तो ये बन गया वी इंटू डी थीटा बाई डी टी। और डी थीटा बाई डी टी के लिए हम जो डी थीटा है उसको रख देंगे यहाँ पे ये डी एक्स वन बाई डी। और इसको करने का पर्पज ये था क्योंकि हम डी टी आ रहा है और डी एक्स बाई डी टी तो हमें पता है इसका, तो हम डी थीटा को डी एक्स के फॉर्मेट में लिख देते हैं जो इसका होगा, क्योंकि वो डी एक्स बाई डी टी इसकी स्पीड है v, वो हमें पता है। तो हमने डी थीटा को रिप्लेस कर दिया डी एक्स वन बाई डी से, डी एक्स वन बाई डी से डी नीचे आ गया और ये डी एक्स वन बाई डी टी बन गया v बाई डी इंटू डी एक्स वन बाई डी टी, और डी एक्स वन बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ p1 है, ये v बन गया। समझ में आ गई ये बात। और ये बन गया a2 एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई डी, ये एक्सेलरेशन आएगी, इनिशियली इस एक्सेलरेशन से चलेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि उसकी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज बोल सकता हूँ, क्योंकि स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है। मेथड टू कैलकुलेशन का दूसरा मेथड कि यहाँ से तुम इस सर्कुलर आर्क नाम मार करके तुम इसको टेन थीटा भी लिख सकते हो, टेन डी थीटा बन जाएगा डी एक्स वन बाई डी, लिख सकते हैं टेन डी थीटा डी एक्स वन बाई डी। और अगर थीटा स्मॉल है तो टेन डी थीटा को डी थीटा रख देंगे, और ये डी एक्स वन बाई डी रख दिया, डी एक्स वन को रख दिया वी डी टी, तो डी थीटा को रख दिया वी डी टी बाई डी। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन डी वी टू बाई डी टी था, और वी टू को डी वी टू को लिखा जा सकता है जो डी इंटू वी टू, डी वी टू को हमने ऊपर कैलकुलेट करा था वी डी थीटा, तो ये रख दिया वी डी थीटा अपन में डी टी। और यहाँ से देखो अगर डी थीटा को तुम डी एक्स वन बाई डी टी और डी एक्स वन को वी डी टी रख देते हो, तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की सीधे वैल्यू आ जाएगी वी अपॉन में डी, और ये डी थीटा बाई डी टी यहाँ पे रख दो, तो वी इंटू वी बाई डी वी स्क्वायर बाई डी। ये कैलकुलेशन का दूसरा मेथड है, वही प्रोसेस सेम ही करी है अपन ने, ठीक है। ये जो सर्कुलर आर्क वाली थी या फिर टेन थीटा से, दोनों तरीके सेम है स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है। ये मेथड 2 था। थर्ड मेथड सेम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें हमने ये देखा कि यार देखो P2 की जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जो है डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से है। और इनिशियली ये जो है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इस पॉइंट के, तो हमने एक एंगुलर वेलोसिटी का अप्रोच पढ़ा था कि भाई किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो हम देखते हैं वहां से उसको ज्वाइन करो, देखो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, और वो v परपेंडिकुलर अपॉन में r उसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 आ सकता है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन में। या फिर सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट ही रहती है, और जो एक्सेलरेशन आती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की वजह से, डायरेक्शन की वजह से ही आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड और मैग्नीट्यूड दोनों बदलते हैं। खैर यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा था, तो यहाँ पे हमने सोचा कि यार देखो इनिशियली वो परपेंडिकुलर मूव भी कर रहे हैं लाइन के ऊपर, उनका सेपरेशन डी भी है, और ये सिर्फ डायरेक्शन की वजह से चेंज भी आ रहा है। तो मैं चेक करके देखता हूँ कि भाई P1 पे बैठ जाऊँ मैं। P1 पे बैठ गया, क्योंकि P1 एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था। P1 की क्या है कि स्पीड ऑफ P2 जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ऑफ P2 कम्स फ्रॉम द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, सीधी सी बात है। एंड चेंज इन डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ओमेगा रिलेटिव, कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की डायरेक्शन क्या चेंज कर रही है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव ओमेगा से पता चलती है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। और P1 जो है वो P2 हैज द, जब जैसे जैसे P1 चलेगा P2 अपनी डायरेक्शन ही चेंज करेगा, सिर्फ P2 हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू कीप इट्स डायरेक्शन अलोंग इट, ठीक है। अब ध्यान सुनो, P1 के फ्रेम में बैठ के देख लेते हैं, क्योंकि P1 जो है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सॉरी इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ P1 जीरो, उसकी ना तो डायरेक्शन बदल रही ना मैग्नीट्यूड, तो P1 पे बैठ गए। विद रिस्पेक्ट टू P1 जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वही इसकी नेट एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ, मैं ऐसे लिखूँ एक्सेलरेशन ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 आएगा एक्सेलरेशन ऑफ P2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ P1, और एक्सेलरेशन ऑफ P1 जीरो है तो वही एक्सेलरेशन ऑफ P2 के बराबर। तो P1 पे बैठ के जो P2 की एक्सेलरेशन दिखेगी वही P2 की एक्चुअल एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में भी, क्योंकि P1 की तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी बदल जाएगी क्योंकि P1 की कोई वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी और ग्राउंड की वेलोसिटी अलग अलग होंगी, बट हाँ एक्सेलरेशन सेम ही होंगी। तो सबसे पहले P1 पे बैठा, P1 पे बैठ के देखा तो इसके खुद की वेलोसिटी P2 की नीचे की तरफ थी, इसकी तरफ आने वाली, और P1 की खुद की वेलोसिटी इधर थी तो P2 को मिलेगी इधर की तरफ। तो P1 पे बैठ के देखा तो P1 के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर आई, लाइन जॉइनिंग जो थी सेपरेशन डी, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी आई, और ओमेगा रिलेटिव जो होता है वी परपेंडिकुलर बाई आर होता है, यानी कि वी बाई डी हो गया। और इसके फ्रेम में बैठ के देखा तो देखो ये वेलोसिटी से तो कुछ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ इस वेलोसिटी से ये घूमता हुआ दिखेगा, इस वेलोसिटी से पास आता हुआ दिखेगा, उससे तो आर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इससे चेंज हो रही है। समझ में आई के बाद, इस डायरेक्शन के रेट ऑफ चेंज को हम ओमेगा स्क्वायर आर से लिख सकते हैं, वो डायरेक्शन का ही रेट ऑफ चेंज होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किस रेट से चेंज हो रही है। यानी कि P1 के फ्रेम में P2 जिस ओमेगा से घूम रहा होगा वी बाई डी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर कितना है डी,
तो ओमेगा यानी कि वी बाई डी का स्क्वायर इंटू डी बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में डी, डी स्क्वायर से एक डी कट जाएगा, एक पावर कट जाएगी, डी की एक पावर बन जाएगी, और ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 वी स्क्वायर बाई डी, और वही एक्सेलरेशन उसकी ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई डी, ये सेकंड मेथड है। हालांकि ये इसमें कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत कम है, लेकिन थोड़ा दिमाग तुम्हारा एक्स्ट्रा लगेगा। कैलकुलेशन इनटू जो तुम्हारा माइंड प्रोसेस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। माइंड प्रोसेस कम रखोगे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, माइंड प्रोसेस ज़्यादा रखोगे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर तुमने इस मेथड से चूज करा होगा तो तुम आसानी से कर सकते हो। ये तो था पहला ऑप्शन, यानी कि आंसर अपना आना चाहिए था वी स्क्वायर बाई डी, और यहाँ पे दे रखा वी स्क्वायर बाई 2d, यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। और अपन ने 2-3 मेथड से इसकी कैलकुलेशन करके देखी है और वो वही आ रहा है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पे चलते हैं। मेथड 4, मेथड 4 ये मैं खैर बाद में बताने वाला था, बट मैंने इसमें स्लाइड में यही डाल रखा है। तो इसको सुन लो कि जब मैं P1 पे बैठ के देखूंगा ना, ये पाथ हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो P2 का पाथ एक पैराबोलिक पाथ निकल के आता है। ये आगे की प्रोसेस है, ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका पाथ कैसा है, और फिर इस पाथ के चक्कर में इस पाथ की इक्वेशन भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो हमने वो पहले यहीं पे रख दिया कि ये जो एक्सेलरेशन है वो किस किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, वो तुम्हें एक साथ ही पता लग जाए, इसलिए मैंने यही डाल दिया। बाकी इस पाथ की इक्वेशन कैसी आएगी वो आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको तुम देख सकते हो कि ये पाथ की इक्वेशन एक पैराबोलिक इक्वेशन निकल के आती है। डी तो कांस्टेंट था इनका इनिशियल एक्सप्रेशन, और इसके रेस्पेक्ट में अगर इसका किसी भी टाइम टी पे कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो उसके बीच का रिलेशन ये है, और ये रिलेशन के हिसाब से ये ऐसा पैराबोला बनता है। और इस पैराबोला को किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व की 1 + dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर का मोड इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ से ये जो इक्वेशन थी, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। उसमें इनिशियली 0, d इसका वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 0, d पे इनका डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर से जो एक्सेलरेशन आती है वो ए परपेंडिकुलर आती है, ए परपेंडिकुलर वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ से देखो ए परपेंडिकुलर वी नेट का स्क्वायर अपॉन में आर सी, और ये जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वी स्क्वायर अपॉन में √2 × डी, ये ए परपेंडिकुलर बन रहा है। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है, इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 × y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2 × d, और x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया, डी स्क्वायर का 0 बन गया, तो 2 से 2 कट गया, जो dy बाई डी एक्स बन रहा है वो y बाई डी बन रहा है, और y की वैल्यू d है इनिशियली, इस वजह से वो dy बाई डी एक्स यहाँ पे 1 बन गया। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसमें करेंगे तो नीचे y का स्क्वायर, और फिर y को ऐसे की ऐसे, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करी थी ना, तो कैलकुलेशन कहाँ से मिस्टेक हो जाती है पता ही नहीं लग पाता। तो y को ऐसे डी का 0, नहीं सही है, ठीक है, मैं डिवीजन रूल लगा रहा था तो उसमें आगे ये इसमें डायरेक्ट मैंने रिजल्ट लिख रखा है। 1 अपॉन में डिनोमिनेटर y का स्क्वायर और ऊपर y ऐसे गया, d का डिफरेंस 0, फिर माइनस d को ऐसे गया डी वाई बाई डी एक्स, तो वो सीधा ही लिखा हुआ है ये वाले टर्म हटा करके। या फिर सीधे देख लो d कांस्टेंट है तो d तो ऐसे कैसे, और 1 अपॉन में y का -1 अपॉन में वाई स्क्वायर, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गई बात, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स तो 1 है और y की वैल्यू d है, ये रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकल के आ रहा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये एक्सेलरेशन निकल के आ रही है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से सुनो, ये जो एक्सेलरेशन है, क्या तुम इस एक्सेलरेशन को यूज करके और पिछला जो मेथड मैंने तुम्हें समझाया, इन दोनों को आइडिया लगा करके क्या तुम नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? क्योंकि ये जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका इस तरीके से बनेगा, उसके सेंटर की तरफ आने वाली ये एक्सेलरेशन बनती है परपेंडिकुलर वी नेट का स्क्वायर अपॉन में आर। हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए, और हमें नेट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से पता लग सकती है अगर तुमने ध्यान से सुनी है चीज़ें। तो क्या मैंने तुम्हें एक पार्ट सोल्व करके दिया है कि भाई इसका ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी स्क्वायर अपॉन में √2d आएगा, तो क्या तुम इसकी नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो यूजिंग कंपोनेंट परपेंडिकुलर? समझ में आ गई बात? तो क्या तुम इसकी नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी फ्रेम में अगर देखूंगा तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होंगे, स्पीड और डायरेक्शन इसकी दोनों ही चेंज होंगे, तो इस वजह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, टाइम टू कैच जो होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सीधे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने रोडो वाली प्रॉब्लम करी, हमने उसमें निकाला कि अगर इनिशियल सेपरेशन एल हो, कैच करने वाले की स्पीड v हो और आगे दौड़ने वाले की स्पीड u हो, तो वो टाइम ये निकल के आता है।
हमारी सिचुएशन में u और v बराबर हैं। रियल सॉल्यूशन के लिए v ग्रेटर देन u होना चाहिए, तभी टाइम की रियल वैल्यू बनती है। लेकिन यहाँ पे v और u बराबर दे रखे हैं, v और u बराबर दे रखे हैं, तो t इन्फिनिटी आएगा, मतलब फाइनाइट टाइम में कभी कैच नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि वो कभी कैच कर ही नहीं पाएगा। P2 विल नॉट बी एबल टू कैच P1, ये हमें पता चल गया। इसीलिए टाइम पूछा भी नहीं, और पूछा है कि अल्टीमेट सेपरेशन क्या हो, क्योंकि वो कैच नहीं कर पा रहा, तो फाइनली किसी सेपरेशन पे वो लगातार मूव करते रहेंगे। भाई फाइनली जाते जाते वो ऐसे चल रहा है, वो आ जाते हैं इसकी लाइन में तो आ ही जाएगा किसी टाइम पे। तो दोनों एक ही लाइन में तो होंगे, लेकिन दोनों सेम स्पीड से भी दौड़ रहे हैं। अब उनके बीच में जो फाइनली जो सेपरेशन मेंटेन हो गया, जो भी इसको सेपरेशन को आर बोल दो, ये जो भी सेपरेशन बन गया, अब उसी सेपरेशन पे लगातार चलते रहेंगे, वो मिनिमम सेपरेशन होगा, अल्टीमेट सेपरेशन जिसको बोल सकते हैं, वो हमसे पूछा गया है। उसके लिए देखो इक्वेशन ऑफ पाथ की पाथ कैसा होगा। ग्राउंड फ्रेम में अगर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। इसका इनिशियली जो कोऑर्डिनेट्स होंगे टाइम टी पे, इसके v इंटू टी कोमा 0 लिखे जा सकते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट x1 v इंटू टी, वाई कोऑर्डिनेट 0। इसके x2 y2 को हम x कोमा y बोल देते हैं एज ए फंक्शन ऑफ t। x2 y2 को हमने x2 को x और y2 को y बोल दिया है। अब ध्यान से देखो, p1 पे बैठ के अगर देखूंगा तो p2 की पोजीशन ये है। p1 पे बैठ के देखूंगा तो p2 की पोजीशन ये है, और ये लिखा जा सकता है x माइनस इसका कोऑर्डिनेट vt और y माइनस 0। तो r जो है वो हमने माना कि p1 के रेस्पेक्ट में p2 की लोकेशन क्या है उसको r बोल दिया, क्योंकि p1 देख रहा है कि p2 मेरी तरफ आ रहा है, एक तरीके से ऐसा समझ लो। ठीक है, वो उसको हमेशा कैच कर रहा होगा। तो p1 के रेस्पेक्ट में p2 की जो वेलोसिटी पोजीशन है वो r ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 r2 माइनस r1 लिखी जा सकती है। और जो वेलोसिटी होगी p2 की वो इस r वेक्टर की अपोजिट होगी, इसलिए हम इस r वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है p2 की वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, v2 की डायरेक्शन, r की डायरेक्शन में। तो v2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ v, तो मैग्नीट्यूड इनटू r कैप, माइनस r कैप डायरेक्शन बता रहा है, r की अपोजिट, और v इसकी मैग्नीट्यूड है, v2 वेलोसिटी लिखी जा सकती है। किसी भी टाइम t पे v1 इक्वल टू u है, v2 इक्वल टू v है। हम u और v अलग अलग मान करके चल रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, बाद में रख लेंगे उसमें। अब ध्यान से सुनो कि x ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे v और u बराबर है। x ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 की 2 का x 1 के रेस्पेक्ट में कैपिटल x से लिख देते हैं इसको। भाई कैपिटल x हम सिंबल यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि बार बार 2 1 लिखना थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे ही बहुत भारी है। तो पोजीशन x कोऑर्डिनेट ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 जो लिखेंगे x21, उसको कैपिटल x लिख देंगे, और वो इसका x कोऑर्डिनेट x2 माइनस vt आ जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट y ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 आ गया, y2 माइनस इसका कोऑर्डिनेट तो 0 ही था, तो वो रिलेटिव y कोऑर्डिनेट तो y2 की इसके खुद के कोऑर्डिनेट के बराबर ही आ गया। अब रिलेटिव पोजीशन r ऑफ 2 माइनस x2 माइनस x1 आई क्या, y2 माइनस y j कैप, तो ये बन गया। अब ये रिलेटिव पोजीशन x कोऑर्डिनेट में x2 माइनस vt, और ये y डायरेक्शन में है, इसको स्मॉल x बोल रखा अपन ने। अब ध्यान से सुनो, ये जो r लिखा जा सकता है इनका मैग्नीट्यूड, वो इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट से लिखा जा सकता है। x और y अगर हमने लिख दिए तो इसका मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा। v2 जो होगी माइनस v इंटू आर कैप। आर कैप क्या होगा, ये जो r वेक्टर है इंटू अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आर कैप है, x आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल r बोल दिया हमने, स्मॉल r ये है। अब देखो v2 वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, माइनस v को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, v2 वेक्टर माइनस v x अपॉन में r आई कैप माइनस v y अपॉन में r जे कैप। अब dx2 बाई dt जो है, dx2 बाई dt यानी कि v2 का x डायरेक्शन वेलोसिटी, ये इसका x डायरेक्शन वेलोसिटी, ये क्या बन जाएगा, वो यहाँ से देखो x डायरेक्शन वेलोसिटी माइनस v x अपॉन में r है, और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी उसकी वो माइनस का v y अपॉन में r है। अब जो x बना x2 माइनस वी टी है और y इक्वल टू वाई है, तो dx बाई dt अगर करेंगे, इनका बीच का रिलेटिव सेपरेशन x डायरेक्शन में, वो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v बन जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, इसको कॉमन ले लिया माइनस वी एक्स अपॉन में आर प्लस 1, ये बन गया। एक्स डायरेक्शन में इनका जो सेपरेशन है वो इसी रेट से चेंज होगा जो खुद एक्स पर डिपेंड करेगा, और वाई डायरेक्शन में जो इनका सेपरेशन चेंज होगा डी वाई बाई डी टी, वो माइनस वी वाई अपॉन में आर के बराबर है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में P1 तो चल नहीं रहा था, P2 चल रहा था, उसी की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है। डी आर बाई डी टी बनेगा डी एक्स बाई आई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप, और डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी हमें दोनों पता है, आर ये है। डी आर बाई डी टी को अगर सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास में जो आर था, इससे हम डी आर बाई डी टी निकालना चाहें मैग्नीट्यूड, यहाँ पे डी आर बाई डी टी मैग्नीट्यूड होगा, ये तो वेक्टर फॉर्मेट था, डी आर बाई आर ये था, डी आर बाई डी टी करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन में 2 रूट एक्स 1 अपॉन में 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी पावर -1/2 आएगी, तो वो नीचे √2 बन जाएगा, और साथ में अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का पहले 2x और x का dx बाई डी टी, प्लस में वाई स्क्वायर का 2 इंटू वाई और ये डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो डी आर बाई डी टी बन गया, और 2 से 2 कॉमन कर आके कट गया, और इसको हमने आर रख दिया वापस से, तो एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी अपॉन में आर, ये डी आर बाई डी टी है। अब देखो इस सॉल्यूशंस को करने के लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी।
ट्रिक्स इन द सेंस कि हम इस तरीके से मैथमेटिकल अप्रोच करेंगे कि हम आसानी से रिजल्ट तक पहुंच पाएँ। तो हमने r माइनस एक्स, r उसका रिलेटिव पोजीशन और x उसका x में रिलेटिव पोजीशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि ये dr बाई dt और ये dx बाई dt बनेगा। dr बाई dt और dx बाई dt का कोई रिलेशन आ सकता है हमारे पास में, तो dr बाई dt और माइनस dx बाई dt करा और dr बाई dt की वैल्यू ये रख दी यहाँ पे, और ये dx बाई dt है, r को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया दोनों जगह और ये रख दिया, और माइनस dx बाई dt। इसको सोल्व करा जब, तो जब इसको सोल्व करा dx बाई dt और dy बाई dt ऊपर जो हमने कैलकुलेट करे थे, dx बाई dt और dy बाई dt हमने ऊपर कैलकुलेट करे थे वो यहाँ पे रख दिए, और यहाँ से जब चेक करा तो देखो ये रिजल्ट तुम चेक कर लेना कैलकुलेशन, dr बाई dt dy बाई dt ऑफ r माइनस एक्स 0 आ रहा है, यानी कि r माइनस एक्स नेट सेपरेशन और x का सेपरेशन, इसका डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 है। और रिजल्ट बहुत हेल्पफुल होगा इसको सोल्व करने में कि ये वाला कोऑर्डिनेट अगर r माइनस एक्स अगर 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि t इक्वल टू 0 पे जो सेपरेशन होगा इनका रिलेटिवली वही r माइनस एक्स, जो देखा कि r इनिशियली वही था, इनिशियली जो था ये यहाँ पे थे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये r इनका डायरेक्ट सेपरेशन को बोल रहे हैं r, तो वो r बराबर d है, और x 0 था, x में कोई सेपरेशन था नहीं इनके पास में, तो r माइनस एक्स इनिशियली d के बराबर था, तो वो हमेशा ही d के बराबर हो क्योंकि r माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 आ रहा है, तो ये r माइनस एक्स कांस्टेंट आ गया, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन बना उसमें r माइनस एक्स इक्वल टू डी रहेगा हमेशा की तरह, हमेशा ही रहेगा इनिशियल टाइम की तरह। अब r माइनस एक्स इक्वल टू डी है और कांस्टेंट ऑल टाइम पे, तो r की वैल्यू हमने जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे निकाली थी, x और y में रिलेशन आ जाएगा कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स कैसे बदलेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये x इक्वल टू डी स्क्वायर कर दिया, और इक्वेशन बना, इसको इधर भेज करके स्क्वायर कर दिया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर बन गया 2dx प्लस डी स्क्वायर। ये हमारी रिलेटिव पोजीशन निकल के आ रही है, समझ में आई क्या बात? ये हमारी रिलेटिव पोजीशन निकल के आ रही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू P1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू P1। अब इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू P1 में ये वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर 2 एक्स पावर 1, ये x और y रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं P1 के रेस्पेक्ट में, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स की जो इक्वेशन निकल के आ रही है वाई स्क्वायर बराबर 2dx प्लस डी स्क्वायर, इस तरीके की निकल के आ रही है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि P1 के रेस्पेक्ट में उसका पाथ पैराबोलिक होगा ना कि हाइपरबोलिक। तो जो ऑप्शन सी था, यानी कि जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट था। सी कैसे करेक्ट था? सी ऑप्शन में बोला गया था कि वो हाइपरबोलिक पाथ नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ये पैराबोलिक पाथ है, और डी ऑप्शन में बोला गया था कि वो हाइपरबोलिक पाथ है, तो डी तो गलत हो गया, सी सही हो गया और डी तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शंस में दोबारा से दिखा देता हूँ क्वेश्चन के अंदर, और पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, सी ऑप्शन ये था कि भाई वो हाइपरबोलिक पाथ फॉलो नहीं करता, तो बिल्कुल सही है, नहीं करता, पैराबोलिक करता है, इसमें बोला कि हाइपरबोलिक करता P1 के रेस्पेक्ट में, इसलिए वो गलत हो गया। अल्टीमेट सेपरेशन की बात कर लेते हैं। अल्टीमेट सेपरेशन जो इन दोनों के बीच में आएगा, ये जो पाथ बना, कहाँ गए हम, अच्छा, ये जो पाथ बना, इस पाथ को हम ढंग से एनालाइज करते हैं कि ये जो पैराबोलिक इक्वेशन आई, इस पैराबोलिक इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं कि P2 जो है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा P1 के फ्रेम में, तो P1 में बैठ गए और ये P2 की जो इक्वेशन बन रही थी उसको एनालाइज करा। P2 की इक्वेशन को, जो पैराबोलिक इक्वेशंस होती है ना, अगर वर्टेक्स है y इक्वल टू 4x प्लस सी पैराबोलिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो उसमें जो वर्टेक्स होता है वो x माइनस सी बाई 4a, ये 4a होता है, यहाँ पे 4a की जगह 2d है, तो a की वैल्यू d/2 बन जाएगी, और x को जो फोकस होता है उसका x कोऑर्डिनेट इतना होता है और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है। यहाँ पे इसका फोकस पोल होता है, और यहाँ पे इसका ये वर्टेक्स पोल यानी कि, और ये फोकस होता है, y कोऑर्डिनेट 0, x यहाँ पे इसका a और c/4a की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो 2d बराबर 4a, a की वैल्यू d/2, और x और y कोऑर्डिनेट निकाले इसके वर्टेक्स के और फोकस के, तो वो फोकस तो 0,0 पे आ गया ना, P1 जो खुद पार्टिकल है वो फोकस पे रहेगा इसके, और वर्टेक्स रहेगा माइनस d/2,0 पे, वर्टेक्स रहेगा माइनस d/2,0 पे। अब ध्यान से सुनो, अगर ये माइनस d/2,0 पे है, तो इट मीन्स अलोंग दिस पाथ P2 कांट कैच P1, कांट 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, P2 कांट कैच P1, P1 उसको P1 को कैच नहीं कर सकता, इस पाथ के अलोंग तो बिल्कुल भी कैच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं, अगर वो कट कर रहा होता, कैच कर रहा होता, तो पाथ इसके पास से निकल के जाता, इसके ऊपर से रिलेटिव पाथ ऐसे निकल के जाता, बट ये तो दूर से निकल जा रहा है, यानी कि ये। और पैराबोलिक पाथ के अंदर जो ये पोल फोकस है, फोकस से नियरेस्ट पॉइंट जो होता है पैराबोला का, वो वर्टेक्स होता है, यानी कि ये नियरेस्ट पॉइंट है इस पाथ का, यानी कि जो P2 जाएगा वो इस पाथ से फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे आएगा, तब वो नियरेस्ट होगा, और ये नियरेस्ट डिस्टेंस हमारी कोऑर्डिनेट माइनस d/2 थी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस d/2 इसकी मिनिमम सेपरेशन है, तो जो वही अल्टीमेट सेपरेशन होगा, फाइनली मिनिमम सेपरेशन होगा।
तो जो हम बोल सकते हैं नियरेस्ट पॉइंट वो जो होता है वर्टेक्स होता है पैराबोला के फोकस का, तो डी मिनिमम जो फाइनली आएगा d/2 आएगा, तो अल्टीमेट सेपरेशन d/2 होगा, ये हम बता सकते हैं। ये पैराबोलिक पाथ की एग्जैक्ट इक्वेशन इस तरीके से बन रही होगी। ठीक है, ये ग्राफ मैंने उस पे बना रखा है, वेबसाइट पे जो बनती है इनकी मैथ्स वाली ग्राफ बना सकते हैं इक्वेशन डाल करके। अब इसमें ध्यान से सुनो, पाथ सीन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ये तो रिलेटिव पाथ था, हमें तो पूरा प्रॉब्लम सोल्व करना है, इसकी हर एक चीज समझनी है। तो ग्राउंड फ्रेम से कैसा दिखेगा, तो ग्राउंड फ्रेम से कुछ ऐसा दिखेगा फाइनली, और फाइनल सेपरेशन के बीच का d/2 हो जाएगा, और फिर ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी चलते रहेंगे d/2 सेपरेशन पे। किसी टाइम t पे अगर हमने देखा कि भाई हमारे जो पास जो रिलेटिव सेपरेशन वाली इक्वेशन थी, रिलेटिव पाथ की इक्वेशन y² = 2dx + d², उसमें x कोऑर्डिनेट निकालो, वो y² - d² 2d है। इसमें r - x जो है वो d के बराबर है कांस्टेंट, और ये हमने इक्वेशंस निकाल रखी है। अब ध्यान सुनो, जो x = स्मॉल x - vt, ये x2 जो उसका कोऑर्डिनेट था, p2 का x कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे, और ये p1 का कोऑर्डिनेट, तो रिलेटिव x आ गया x - x, और ये y = y है। इसमें dy/dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली वेलोसिटी में पता थी, यहाँ से dt निकालो, dt बन जाएगा r/v × y × dy, इसको डिफरेंशिएट करा, और ये dy/dt इस dy/dt के बराबर, ये इसके बराबर था, तो यहाँ से हमने dt निकाला, dy इधर ले गया, dt इधर ले गया, बाकी सबको इधर ले आए, तो ये बन गया dt -r/vy × dy। ये हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है dy/dt, है ना, हमने वहाँ से यूज कर लिया है फ्रॉम अबव, ऊपर से हमने इसको डायरेक्ट रिजल्ट उठा लिया। अब पुट वैल्यू ऑफ r एंड y एज एंड d, r एज y एंड d, r की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में, r की वैल्यू y और d के फॉर्मेट में यहाँ पे रख रखी थी हमने, वो पुट कर दो, ये वाली, तो यहाँ पे रखी, तो dt की इक्वेशन बन गई, और ये इस dt की इक्वेशन में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, dt को एक तरफ रख लिया और y dy के उसको एक तरफ रख लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो आसान इंटीग्रेशन बन गया। टाइम किसी भी टाइम t पे ये इनके बीच का जो सेपरेशन है y कोऑर्डिनेट वो इस तरीके से बदलेगा। इसको इंटीग्रेट कर लिया, इनिशियली जो t = 0 पे इनिशियली y का सेपरेशन d था, t = t पे y का सेपरेशन मान लो y है, तो वो कैच करना है हमें, वो हमें पता करना है। तो t की जो इक्वेशन निकल के आई उसको इंटीग्रेट कर दिया, ये 1/y dy ln y बन गया, और ये y का y² / 2 d² कॉन्स्टेंट था इसमें, इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स रख गई, ये हमारी t की इक्वेशन बन के आ गई। अब y जो था वो y के बराबर ही था, ठीक है ना। अब x वाली में हमने करा क्यों, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट जो था वो रिलेटिव x + vt, क्योंकि रिलेटिव x बन रहा था x - vt, तो इसको इधर भेज दिया, तो x कोऑर्डिनेट आ गया p2 का किसी भी टाइम t पे x + vt। इसमें टाइम जो था अगर मैं उसको एलिमिनेट कर दूं तो हम इसको कर सकते थे, इसलिए y डायरेक्शन से हमने टाइम एलिमिनेट करा, क्योंकि y डायरेक्शन की इनिशियल और फाइनल लिमिट्स पता है, x डायरेक्शन में तो वो फाइनली इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो हम x की लिमिट से तो वो टाइम का एक्सप्रेशन निकाल नहीं सकते थे, लेकिन y से निकाल सकते थे, y की जो लिमिटिंग अप्रोच होगी उसकी 0 होगी p2 की, और p1 हमेशा 0 पे चल ही रहा है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और जो कैपिटल y है वो तो स्मॉल y ही है, कैपिटल y ही स्मॉल y है यहाँ पे, तो क्योंकि रिलेटिव y तो p2 के y के बराबर ही है, यानी कि x और y की रिलेशन आ गई। कहीं कहीं से कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसको हम नाम दे सकें कौन सी इक्वेशन होगी, समझ में आ गई बात। तो ये जो मेथड था, ये मेथड था हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स। कंप्लीट सॉल्यूशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, ग्राउंड में कैसी इक्वेशन ग्राउंड फ्रेम में कैसी इक्वेशन होगी, p1 के फ्रेम में कैसी इक्वेशन होगी, ये सब। अब देखो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में और सोल्व करा मैंने, पोलर कोऑर्डिनेट्स का सॉल्यूशन मैं तुम्हें समझा देता हूँ, या फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखा देता हूँ और हिंट दे देता हूँ किस तरीके से मैंने सोल्व किया है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं किसी पॉइंट p1 में बैठ जाऊंगा, मान लो इसकी ये एंगल थीटा पे है, यहाँ से पॉजिटिव x एक्सिस से, तो यहाँ से π - थीटा बन गया, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट में पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो यहाँ से ओरिजिन से वो r डिस्टेंस पे है, और थीटा कैप, ये r कैप और ये थीटा कैप उसकी डायरेक्शंस होती हैं, r के परपेंडिकुलर थीटा कैप होता है। उसके फॉर्मेट में लिखने के लिए मैंने v2 लिखा, वही जो पहले लिखा था वही है, ये तो dr/dt ये सब चीज़ें, पर जो r कैप है और थीटा कैप है पोलर कोऑर्डिनेट से मैंने उठाई है, कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी भी इंस्टेंट पे अगर वो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे, तो जो r कैप की और थीटा कैप की डायरेक्शन पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो ही समझ में आएगा। उसके लिए मैंने लेक्चर ले रखा, और पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो लेक्चर है, लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, समझ में आएगी बात। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेक्चर पोलर कोऑर्डिनेट्स लेक्चर, यहीं पे लिख देता हूँ, लेक्चर ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, तुम जा करके, तुम्हें अगर ये रिलेशन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लिखे जाते हैं, तो पहले तुम वो समझोगे तभी ये आ पाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे r कैप और थीटा कैप इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, और dr कैप बाई dt इस तरीके से लिखा जा सकता है, d थीटा कैप बाई dt को r कैप के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो dr बाई r था,
ध्यान से सुनो। डी आर बाई आर जो बना, मैं कहाँ से बताऊँ, कहाँ से लिखा है मैंने, ये इधर देखो। हाँ, ये आर जो था इस तरीके से लिखा जा सकता है, डी आर बाई डी टी को इस तरीके से लिख सकता हूँ, और मैं डी आर बाई आर अगर मैं लिखूंगा, डी आर अपॉन में आर माइनस वी बाई यू कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। और मैं तुम्हें समझाऊं कि ये एक्सप्रेशन मैंने कहाँ से निकाला है, तो ठीक है, शायद वो पेज या तो मिस हो गया स्लाइड में, या फिर ऊपर से हमने जो जब ऊपर सोल्व करा था तो डी आर बाई आर की जो एक्सप्रेशन थी, हाँ वो शायद इसमें मिस हो गई वो स्लाइड। मैं तुम्हें अलग से समझा दूंगा। बाकी हिंट यही है पोलर कोऑर्डिनेट्स की, हमने कार्टेशियन प्लेन से करना ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वही पढ़ते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, उसमें पूरा उसका सोल्यूशन पोलर कोऑर्डिनेट से दे दूंगा, ठीक है। और मैं हिंट देता हूँ इस तरीके से लिख करके इसको, और डी आर बाई आर की इक्वेशन हम किसी इंस्टेंट पे लिख सकते हैं, और डी आर बाई आर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस आर है तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और डी आर बाई आर लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से वो रिलेशन निकल के आ जाता है, और ये फिर आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते तो आर एज ए फंक्शन ऑफ थीटा इस तरीके से बन जाता है। और ये इक्वेशन अगर मैं देखूंगा तो इसमें सी की वैल्यू निकालनी होती है, तो सी की वैल्यू के लिए इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे आर नॉट डी के बराबर है, और वो वैल्यू रख करके हम इसको निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू डी के बराबर निकल के आ जाती है गिवन कंडीशंस के हिसाब से। और ये सोल्यूशन तुम देख सकते हो, आर जो किसी भी टाइम किसी भी थीटा के हिसाब से इस तरीके से बन जाता है। मिनिमम सेपरेशन के लिए देखो, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो कोसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, माइनस प्लस माइनस 1, -1 हो सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम प्लस सॉरी, इनकी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है, जो मैग्नीट्यूड हो सकता है मिनिमम, जो +-1 हो सकता है, तो इसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड मिनिमम 1 हो सकता है। तो आर मिनिमम हो सकता है जब ये मैग्नीट्यूड इसका कोस स्क्वायर मिनिमम होगा, जो कि 1 हो सकता है। -1 से 1 के बीच में होते ही नहीं है कोसेक थीटा, 1 से बड़ा, -1 से छोटा ही होता है। तो आर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो d/2, और वो d/2 हमने देखा कैसा उसका रिलेशन है। कैप्चर टाइम इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है dr/d थीटा से, और इस तरीके से सोल्व कर करके, और ये सिंपल उस तरीके का ही है जो अपन ने ऊपर सोल्व करी थी, वही इक्वेशंस हैं, दूसरे तरीके से लिख रखी हैं बस। जो अपन ने इरोडो वाला प्रॉब्लम करा था उसमें भी तो हमने ऐसी ही चीज़ें करी थी। तो ये आर और उसके एक्स के टर्म्स में निकल के आ जाता है, टी वी आर नॉट माइनस यू एक्स नॉट अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यहाँ से हमें पता चलता है फिर वही बात कि वी बराबर वी ग्रेटर देन यू होना चाहिए, वो नहीं है तो ये कैच नहीं कर पाएगा, और फाइनली इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो d/2 होगा। तो यार अगर तुम्हें प्रॉब्लम अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। प्रॉपर ओलंपियाड लेवल की और जेई एडवांस प्लस प्लस लेवल की मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को लेक्चर को दोबारा से देख लेना, और जिसको लिखना हो वो लिख भी सकते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारी क्लासेस के अपडेट्स और नोट्स वगैरह के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री लेक्चर्स तुम्हें प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स 11th के लिए, 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी चल रहा है, और तुम चैनल जाके विजिट करोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे वो लेक्चर्स। कोई क्वायरी हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, अदरवाइज तुम अपना डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रॉब्लम ही मुझे वहीं से मिली थी तो मुझे लगा कि मुझे डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये डाउट ग्रुप है, इस पर जाकर तुम अपन विजिट कर सकते हो, और मैं खुद यहाँ पे लाइव डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ डाउट्स का, तो तुम आकर के मुझसे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए बाय।